नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को जांचने का सबसे सटीक तरीका होता है मॉक टेस्ट देना। यहाँ पे देखिए मॉडरेट टू टफ लेवल के कठिन स्तर के प्रश्न का मॉक टेस्ट का सीरीज चला रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट हमारा हो गया है, आज का हमारा दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें देखिएगा भाई 20 एमसीक्यू सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे एंड हो जाने के बाद आपका 20 में से कितना स्कोर बना ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, C4 पौधों में केल्विन चक्र केल्विन साइकिल किन कोशिकाओं में संचालित होता है? ए ऑप्शन है मीजोफिल सेल्स, बी ऑप्शन है बंडल शीथ सेल्स, सी ऑप्शन देखिए एपिडर्मल सेल्स एंड डी ऑप्शन देखिएगा जाइलम पैरेन्काइमा। बात करें C4 प्लांट्स की तो C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो संचालित होता है वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कल वाले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा था भाई कि क्रांज एनाटॉमी किसको कहा जाता है, तो बंडल शीथ सेल्स को ही क्रांज एनाटॉमी के रूप में जाना जाता है। ये किसका लक्षण है, तो C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी था। तो डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी खंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का निर्माण किस दिशा में होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है। ये कल वाले मॉक टेस्ट में हमने देख लिया था। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे, मानव गुर्दे में हेनले के लूप का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑप्शन है रक्त का निस्यंदन फिल्ट्रेशन, बी ऑप्शन देखिए मूत्र का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, सी ऑप्शन देखिए ग्लूकोज का अवशोषण, ऑप्शन डी देखिएगा यूरिया का उत्सर्जन। यहाँ पे हम लोग मानव गुर्दे के संदर्भ में बात करेंगे और बेसिकली हेनले के लूप के विषय में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इसका मुख्य कार्य होता है। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, लैक ओपेरॉन से है। तो लैक ओपेरॉन मॉडल में जब लैक्टोज माध्यम में मौजूद होता है तो वह किससे जुड़ता है? बात करेंगे हम लोग लैक ओपेरॉन की। तो ये भाई जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो वो इंड्यूसर का कार्य करता है और रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर के जुड़ता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है? एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यहाँ पे जिब्रेलिन है, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन है, ऑप्शन सी यहाँ पे इथाइलिन है और ऑप्शन डी यहाँ पे ऑक्सिन है। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस की बात करेंगे तो आपका ऑक्सिन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डबल ए आप लोग याद कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। ऑक्सिन किसके लिए जिम्मेदार है? एपिकल डोमिनेंस एडी के लिए जिम्मेदार है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार्यता एक्सेप्टर कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीसी में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार्यता एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? साइटोक्रोम सी, आपका ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है एनएडीपी, यहाँ पे एटीपी सिंथेज। 6 नंबर के लिए आंसर राइट क्या हो जाएगा? बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी की। तो इसमें जो अंतिम एक्सेप्टर होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। आइए अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 7 देखिएगा, कोशिका चक्र सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिएगा जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, यहाँ पे G2 प्रावस्था और M प्रावस्था। तो यहाँ पे देखिए एस प्रावस्था में क्या है, डीएनए की संख्या दुगनी हो जाती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। सही उत्तर आपका साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे भाई, सीधा क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रकार का बकवास नहीं होगा। 8 नंबर का सवाल, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को कहाँ काटते हैं? देखिए अगर आपने पिछला मॉक टेस्ट देखा होगा तो उसमें देखिए प्रश्न को कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है। देखिए किसी भी
यादृच्छिक साइट पर, रैंडम साइट पर काटेगा, या केवल सिरों पर, एंड्स पर काटेगा, या फिर विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटेगा, या केवल मिथाइलेटेड साइटों पर काटेगा। बात करेंगे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की, तो जब केवल न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इनको आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। तो जब ये एंडोन्यूक्लियस पूछा जाए तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अनुक्रमों पर काटेगा डीएनए को। राइट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन आईजी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? कौन सा कैपेबिलिटी किस इम्यूनोग्लोबिन के अंदर है? IgA, IgM, IgG और IgE। यहाँ पे देखिए भाई, जब आपसे कोई पूछता है भैया छोला भटूरा खाओगे, बोलते हो जी, IgG, तो IgG क्या करता है? वो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। जैसे कहते हैं भैया घूमने चलोगे, कहते हो जी, तो घूमने चलोगे यानी कि आप सड़क पार करके जाओगे, तो ऐसे IgG प्लेसेंटा पार करके जाएगा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, मांसपेशी संकुचन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयन किस प्रोटीन से जुड़ते हैं ताकि एक्टिन फिलामेंट्स खुल सकें? एक्टिन और मायोसिन के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, मोटर प्रोटीन्स होती हैं। और क्वेश्चन है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम के जो आयन होते हैं वो किस प्रोटीन से जुड़ते हैं ताकि एक्टिन के फिलामेंट्स खुल सकें? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आप सभी के स्क्रीन पर है। ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, मायोसिन है और आपका एक्टिनिन है। सही उत्तर साथियों इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन जुड़ते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये शायद रिपीट हो रहा है कल के मॉक का, कोई बात नहीं भाई, देख लीजिएगा। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कुल प्रकाश संश्लेषण, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए GPP माइनस श्वसन हानि रेस्पायरेशन लॉस है, या फिर ऑप्शन सी देखिए GPP प्लस श्वसन हानि है, या उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा है। तो जब हम लोग NPP की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे GPP माइनस श्वसन हानि कल के क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेटरी या रेस्पायरेशन लॉस। अगला सवाल स्क्रीन पर 12 नंबर का देखिए, महत्वपूर्ण है, आसान भी है। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की स्थिति क्या होती है? आप बताइए, टर्नर गुणसूत्र का आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो स्थिति होती है आपका 44 होता है और XO प्रकार से होता है। कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये टेस्ट की तरह क्लास है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, एंजाइम काइनेटिक्स में माइकेलिस मेंटन स्थिरांक Km क्या दर्शाता है? अधिकतम प्रतिक्रिया वेग Vmax को, एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति आत्मीयता अफिनिटी को, एंजाइम पर आणविक भार को, या फिर तापमान गुणांक को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का आंसर करेंगे फटाक से, है ना। आप मार्क करेंगे जहाँ पे टिक कर रहे होंगे तो मार्क करिएगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका हो जाएगा एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति आत्मीयता एफिनिटी दर्शाना। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? 4 विकल्प आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन ऑप्शन ए है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑप्शन बी, वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन ऑप्शन सी, अलिंद का शिथिलन। यहाँ पे देखिए ECG के संदर्भ में हम लोग जब QRS की बात करते हैं तो ये निलय का विध्रुवण दर्शाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा 14 नंबर का क्वेश्चन मिस हो गया है भाई, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप। चलिए 19 ही मान लीजिए, तो 19 आउट ऑफ 19 में कितना बनना है ये आपका बताना है ना। अब मैं 19 क्यों लिखा? क्योंकि मैं तो क्लास तैयार किया हूं, तो मेरा तो 19 का 19 हो गया। लेकिन अब आपका ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा 19, तो इसका आपको आंसर करना रहेगा। चलिए 16 नंबर का सवाल स्क्रीन पर, कौन सा पादप हार्मोन रंध्रों स्टोमेटा के बंद होने को प्रेरित करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है?
एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। 16 नंबर के लिए देखिएगा, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, परमाणु झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोग जानते हैं, जब बायोलॉजी स्टार्ट होती है तो पहले यही पढ़ा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, मतलब आपके स्तर पे जब आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। ऐसे तो बायोलॉजी में बच्चों को बायोस प्लस लोगोस पढ़ा दिया जाता है कि मतलब बायोलॉजी को तोड़ करके कि क्या है टर्म बायोलॉजी, किसने शब्द दिया था, और लैमार्क, ट्रेविरेनस आदि वैज्ञानिकों के बारे में बताया जाता है। तो देखिए भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए उस दिन भी इससे सवाल था, मॉक 1 में भी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में इस्तेमाल होने वाला टैग पॉलीमरेज किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? आपको पता है ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ही प्राप्त किया जाएगा जो उच्च तापमान को सहन कर लें। तो ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई है, थर्मस एक्वेटिकस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस है, बैसिलस थुरिनजेंसिस है। यहाँ पे ये आप लोग याद कर लीजिए, जो बीटी कॉटन का पूछा जाता है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो इसमें बीटी का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीटी का क्या मतलब है, तो ये बैसिलस थुरिनजेंसिस है। ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए, टैग पॉलीमरेज आपका थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। विकल्प आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। बहुत ही फेवरेट है, तिलचट्टा। तो कॉकरोच का रक्त रंगहीन होता है, इसे क्या कहा जाता है? कॉकरोच का ब्लड जो है कलरलेस होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? यानी कह लीजिए कि कॉकरोच के ब्लड के कलर के बारे में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन, हीमोलिम्फ, प्लाज्मा या फिर लिम्फ। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका बताना है। तो तिलचट्टे के रक्त को क्या जानते हैं हम लोग? हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन 20 देख लेंगे। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार है, एलील आवृत्तियां, एलील फ्रीक्वेंसीज स्थिर रहेंगी कब? जब म्यूटेशन होगा, जब प्राकृतिक चयन होगा, या आबादी बहुत बड़ी है और यादृच्छिक रैंडम मेटिंग होगा, जीन प्रवाह होगा। तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग देखिए दिया गया है। तो क्या आंसर होगा भाई इस प्रश्न के लिए? आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तब तक स्थिर रहेगा कि अब आबादी बहुत बड़ी है और यादृच्छिक रैंडम मेटिंग होता है। तो 19 नंबर के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न देख लीजिए, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार एलील फ्रीक्वेंसीज स्थिर रहती हैं कब? जब आबादी बहुत बड़ी है और यादृच्छिक